द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान चैप्टर 30। कोई बात नहीं। सेंटर से उसके कुछ दोस्त भी वहाँ मौजूद रहेंगे। ओह, मैं नहीं कर सकता। यह बहुत अजीब होगा। आपको बस एक निवासी के रूप में देखा जाएगा, एक दोस्त के रूप में। हाँ, ठीक है। फिर भी वाल्टर की एक टाउन मीटिंग है और मुझे इस बर्फ में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है। अमेरिकी अपने सौदे और अच्छी योजनाओं के साथ, लेकिन एक युवती क्लेयर में कुछ सच्ची दयालुता थी। उसने जोर देकर कहा कि रोया को शोक सभा में उपस्थिति को लेकर किसी को भी कुछ भी असामान्य नहीं लगेगा। तो रोया गई। दशकों तक उसे बहमन से कोई विदाई नहीं मिली, कोई समाधान नहीं मिला। बहुत कुछ अनसुलझा रह गया था, लेकिन उसके साथ अकेले बिताया वह आखिरी दिन, वह उस समय के लिए हमेशा आभारी रहेगी। वह अंतिम संस्कार में जाना चाहती थी, वह उसके साथ रहना चाहती थी। यह डक्सटन के एक यूनिवर्सलिस्ट चर्च में आयोजित किया गया था। उन्होंने अनुरोध किया था कि उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बहमन कभी धार्मिक नहीं थे, वे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। यूनिवर्सलिस्ट चर्च का सफेद धूप से जगमगाता शिखर उन पर पूरी तरह से जचता था। क्लेयर की मदद से रोया सीढ़ियों पर चढ़कर चर्च में गई। ओमिद और उनके जैसी दिखने वाली एक महिला को देखना अजीब था, लेकिन साथ ही एक और अजीब तरह सुकून देने वाला भी था। ओमिद ने रोया का परिचय अपनी जुड़वा बहन सनात से कराया। इस तरह ओमिद की बहन की मुस्कान भी बहमन जैसी थी। रोया ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बहमन के बच्चों के पास जाकर अपनी संवेदना व्यक्त की। ओमिद ने रोया का परिचय अपनी बहन से पिताजी के पुराने दोस्त के रूप में करवाया और उनका हाथ हल्के से दबाया। प्रार्थना सभा के लिए रोया क्लेयर के बगल में बैठी थी। एक पादरी मंच पर गई, सभी को आने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह श्री असलान की पसंदीदा कविता की एक छोटी सी पंक्ति से शुरुआत करना चाहेंगी। रोमी की उस कविता के बोल सुनते ही रोया का चेहरा लाल हो गया और उसके कान फड़कने लगे, जिसे उसने और बहमन ने पहली बार स्टेशनरी की दुकान में सुना था। उस कविता वाली किताब के पन्नों के बीच उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखे थे। प्रेम को देखो, ये कैसे उलझता है, जिससे प्यार हो गया। आत्मा को देखो, यह किस प्रकार पृथ्वी में समाहित होकर उसे नया जीवन प्रदान करता है। उनके बच्चे उठे और बोलने लगे। उन्होंने बताया कि उनके पिता अपने समुदाय और दुकान के ग्राहकों के बीच कितने प्रिय थे। उनके भाषणों के माध्यम से रोया और बहमन को जीवन की झलक मिली। ओमिद की बहन सनाज ने कहा, माँ और पिताजी को नवरोज मनाना बहुत पसंद था। हमारा घर हमेशा फारसी खुशबू से महकता रहता था। पिताजी यह सुनिश्चित करते थे कि हम मेज को वसंत ऋतु का प्रतीक माने जाने वाली पारंपरिक हाफ्ट सीन वस्तुओं से सजाएं। पिताजी हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि हम कड़ी मेहनत करें। ओमिद ने उपस्थित लोगों से कहा। उन्होंने अपने समर्पित पिता के बारे में जितना कहा उतना कम था। वह हमेशा दुनिया बदलना चाहते थे। रोया ने इन दो सक्षम और वाकपुट वयस्कों की बातें सुनी। वह देख सकती थी कि बहमन ने वास्तव में दुनिया बदल दी थी। वे यहाँ मंच से अपने दिल की बात कह रहे थे। उनके बच्चे, कई बार उसे लगता था कि बहमन उसके साथ जो रिश्ता है वह पूरे ब्रह्मांड में समा सकता है। वह रिश्ता इतना गहरा था, लेकिन असल में वह तो बस उसकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा था, एक नन्हा सा टुकड़ा। उसके बच्चे, उनके जन्मदिन, उनकी पढ़ाई, उनकी प्रेम प्रेमिकाएं, उनके जीवन साथी और उनके बच्चे, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी पत्नी, वही उसकी जिंदगी थी। जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो वे सभी चर्च के अंदर बने स्वागत कक्ष में चले गए। क्लेयर चुपचाप सिसक रही थी। रोया उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब मेहमान आपस में बातचीत कर रहे थे तो उसकी नज़र जलपान की मेज पर पड़ी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, उसने क्लेयर के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा।
नाश्ते की मेज पर सनाज ने एक थाली में पेस्ट्री सजाई। ये पापा के पसंदीदा व्यंजन हुआ करते थे, उसने कहा। उसने थाली रोया की ओर बढ़ाई। वे इन्हें हाथी के कान कहना पसंद करते थे। रोया कहना चाहती थी, मुझे पता है। कैफे घनादी में उसके लिए पेस्ट्री लाने वाला लड़का उसके ठीक बगल में था। वह हमेशा रहेगा। उस भीड़ भरे कैफे में उसे दालचीनी और चीनी की खुशबू आ रही थी। धन्यवाद। उसने एक छोटी सी कागज की प्लेट पर 2 एलिफेंट ईयर्स रखे और क्लेयर के पास वापस चली गई। श्रीमती आर्चर, आपके पास वहाँ क्या है? इन्हें आजमा कर देखो, उसे ये पसंद आए। छोटे बच्चे जब मीठे से लबालब भर गए तो वे स्वागत कक्ष में इधर उधर दौड़ने लगे। माहौल खुशनुमा हो गया। लोग खाने पीने की बातें करने और हंसने लगे। बहमन से जुड़े इन अजनबियों के बीच में यहाँ रहना अच्छा लग रहा था। वह क्लेयर के अलावा किसी को नहीं जानती थी और ओमिद को भी मुश्किल से जानती थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे सभी बहमन को बहुत पसंद करते थे, उनकी ऊर्जा और दयालुता के लिए। बातचीत के कुछ अंश सुनाई दे रहे थे। याद है उन्हें कितना पसंद था? अरे, उस गाने से हमें कितना परेशान करते थे, जिसे वह सीटी बजाकर सुनाते थे। जब तक रोया इस कमरे में रही, वह उनके बारे में और कुछ भी नहीं सुन सकती थी। उन लोगों के साथ कह सकती थी जो उनसे प्यार करते थे। एक बार जब वह चली गई तो वह उस जीवन में लौट कर जाएगी जहां उन्हें कोई नहीं जानता। वह रोना चाहती थी, खुद को बहलाने के लिए। उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि इनमें से कौन कौन से बच्चे बहमन के पोते पोती हैं। एक किशोरी दीवार से टेक लगाकर च्युइंगम चबा रही थी। वह बिल्कुल श्रीमती असलान की हमशक्ल थी। रिसेप्शन के अंत में ओमिद और सनाज और उनके साथी निकास द्वार के पास खड़े होकर सभी से हाथ मिलाते हुए आने जाने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। अजीब बात यह थी कि रोया जितना हो सके उनके पास रहना चाहती थी और वह उन सब में किसी को भी दोबारा नहीं देख पाएगी। तैयार हो? क्लेयर की आंखें लाल थी। चलो तुम्हें घर ले चलते हैं। क्लेयर ने गहरे हरे रंग के शटर वाले औपनिवेशिक शैली के घर में ड्राइवे में गाड़ी खड़ी की और रोया ने अपनी सीट बेल्ट खोली, लेकिन बाहर नहीं निकली। क्या आप अंदर जाना चाहेंगी? उसने ऐसा किस लिए कहा? क्योंकि ऐसा करना शिष्टाचार का काम था, लेकिन इसलिए भी क्योंकि क्लेयर रोया और बहमन के बारे में किसी और से ज्यादा जानती थी। वह सेंटर में बहमन के सबसे करीबी दोस्त थी। बहमन ने उससे अपने अतीत के बारे में सब कुछ साझा किया था। रोया को क्लेयर के साथ रहने की एक अजीब सी जरूरत महसूस होती थी। उसके बच्चे ही उससे जुड़ाव का एकमात्र जरिया नहीं थे, क्लेयर भी उससे जुड़ी हुई थी। ओह, क्लेयर ने हैरानी से देखा। अगर आपको यकीन है कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी। कोई परेशानी नहीं, रोया ने कहा। ठीक है, धन्यवाद। मेरे पास कुछ है जो मैं आपको छोड़ने के समय देने वाली थी। मैं आपको अंदर जाकर दे दूंगी। यह क्या है? वह चाहता था कि यह बस तुम्हारे पास हो। मुझे बस इतना ही पता है। रोया ने केतली चूल्हे पर रखी और अपने मेहमान को रसोई की मेज पर बैठने का इशारा किया। वाल्टर को अपनी नगर सभा से लौटने में अभी कुछ समय लगेगा। ऐसी सभाएं हमेशा तय समय से ज्यादा चलती थी और घंटों तक बहस करती रहती थी। बैठने के बाद क्लेयर ने अपने बैग में हाथ डाला और डेनिस बटन कुकीज की तस्वीरों से छपा एक गोल नीला टिन का डब्बा निकाला। रोया और वाल्टर ने सालों से कई बार वो कुकीज एक साथ खाई थी। रोया की अलमारी में ठीक वैसा ही एक डिब्बा था। वो उसमें सिलाई का सामान रखती थी, धागे की रील, पिन, सुई, अंगुली पर लगाने वाला यंत्र और अतिरिक्त बटन। वह इस बात पर बहुत जोर दे रहा था कि यह आपको ही दिया जाए। उसके बच्चे उसका बाकी सारा सामान ले गए, लेकिन वह इस बात पर अड़ा हुआ था कि इस बक्से को आपके अलावा और कोई न देखे। रोया को हल्का सा चक्कर आ रहा था।
क्लेयर ने डिब्बा धीरे से उसकी ओर बढ़ाया और उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। कागज, पतले-पतले कागजों का एक ढेर। उसने एक पत्र निकाला और उसे खोला। लिखावट आश्चर्यजनक रूप से जानी-पहचानी थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह किसकी है। तभी उसकी धड़कन रुक गई। उसमें चिट्ठियाँ थी। ये उसके अपने पत्र थे। उसने कागज नीचे रखा और पहली चिट्ठी को जल्दी से वापस डिब्बे में रख दिया, मानो उसे ज्यादा देर छूने से उसकी उंगलियां जल जाएंगी। फिर उसने ढक्कन कसकर बंद किया और डिब्बे को अपनी रसोई की मेज के दराज में रख दिया। क्लेयर ने एक भी शब्द नहीं कहा। तो फिर रोया ने कहा, मैं आपके लिए किस तरह की चाय लाऊं? पहले तो उन्होंने सिर्फ बहमन के बारे में बातें की। क्लेयर ने केंद्र से जुड़ी उनकी कहानियां सुनाई और रोया ने हिम्मत करके 1953 की कुछ यादें साझा की। फिर रोया ने क्लेयर के परिवार के बारे में पूछा। उसकी माँ की मृत्यु कैंसर से हुई थी और उनके पिता की मृत्यु 2 साल की उम्र में एक कार दुर्घटना में हो गई थी। क्लेयर के उदास चेहरे को देखकर रोया को गहरा सदमा लगा। वह युवती विशेष रूप से अकेली थी। मुझे सच में जाना चाहिए। क्लेयर ने अपनी फारसी चाय और बकलावा खत्म करने के बाद कहा, क्या आप रात के खाने के लिए रुकना चाहेंगी? रोया इस युवती को मुश्किल से जानती थी। उसमें क्या समानता थी, सिवाय उस आदमी के प्रति लगाव के जिसे क्लेयर बैटमैन कहती थी। लेकिन वाल्टर अभी तक घर नहीं आया था और अंधेरा हो रहा था और उसके मन में यह चिंता भी थी कि अगर क्लेयर चली गई तो वह अपने दुख में अकेली रह जाएगी। वह लड़की ऐसी लग रही थी जैसे उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। क्या आपने कभी फारसी खाना खाया है? उसने अचानक पूछ लिया। वाटर टाउन में एक किताब की दुकान है, क्लेयर ने धीरे से कहा। अरे कबाब को भूल जाइए। क्या आपने कभी खोरेस खाया है, हमारे किसी भी व्यंजन को? क्या आपने कभी फारसी शैली में मिश्रित चावल खाया है? मैंने मिस्टर बैटमैन को इसके बारे में अक्सर बातें करते सुना है। उनका पसंदीदा खाना एली बालू था। अल बालू, खट्टी चेरी चावल। हाँ, और वो हमेशा सब्जी के बारे में बात करते थे। घोर में सब्जी। देखो, मैं आज रात फ्रोजन फिश स्टिक्स बनाने वाली थी। वाल्टर को केचप और मेयोनेज़ के साथ फिश स्टिक्स बहुत पसंद है। वो नगर सभा में है। वहाँ ओवरराइड पर चर्चा हो रही है। अच्छा है ना? उनका इनमें शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहें तो उन्हें बढ़िया डिनर से सरप्राइज़ दे सकते हैं, अगर आप रुकें तो। श्रीमती किस्बाग के बोर्डिंग हाउस में खाना पकाने की कक्षाओं की उस पहली रात, वाल्टर ने अपने करीने से कंघी किए हुए बालों के साथ पोर्क पोई टोपी पहने आया था और श्रीमती किस्पा ने उसके लिए चिकन और खोरे से बादेमजान बनाया था। चिकन का इस्तेमाल करना आम बात नहीं थी। इसे बीफ से बनाया जाना था। लेकिन श्रीमती किस्पा ने काम चला लिया और खाना इतना स्वादिष्ट बना कि अब वह युवती घर के बने अच्छे खाने की हकदार लग रही थी। क्यों नहीं? क्लेयर ने बहमन के लिए इतना कुछ किया था। रोया कम से कम उसके लिए अच्छा खाना तो बना ही सकती थी। हे भगवान! इतने सालों से उसने किसी को फारसी खाना बनाना नहीं सिखाया था। पैट्रिसिया और एलिस को तो यह बहुत पसंद ही नहीं था। लेकिन यह युवती जो उसकी रसोई में बैठी थी, उसके माता-पिता का निधन हो चुका था। जिसने बहमन से बात करने के लिए समय निकाला था, जिसने उसकी बातें सुनी थी, उसकी देखभाल की थी और अपने काम की जिम्मेदारियों से कहीं बढ़कर काम किया था। वह अच्छे खाने की हकदार थी। अगर आप मेरी मदद करें, उसने फिर कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। क्लेयर ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे बताओ कहाँ से शुरुआत करनी है? साथ मिलकर उन्होंने रसोई में सब कुछ व्यवस्थित किया। रोया ने क्लेयर को हर चीज, हर जगह दिखाई। उन्होंने बासमती चावल धोकर भिगोया और फिर रोया ने क्लेयर से वह पर्शियन राइस कुकर चालू करने को कहा, जो वाल्टर ने अमेज़न से मंगवाया था।
अब मम्मा की तरह ढक्कन के नीचे कपड़ा रखकर भाप पकड़ने की झंझट नहीं रही, जिससे एकदम कुरकुरा तहदिक बनता था। या राइस कुकर तो ये काम आपके लिए कर देगा। उसने सूखे फारसू नींबू का एक थैला, पीली मटर निकाली और फ्रिज के नीचे से चिकन निकाला। उसने खोर से बदेम जान बनाया था। मिसेस किस्पाक के यहाँ पहली रात वॉल्टर के लिए चिकन के साथ खाना परोसा गया था। घर में बैंगन थे, लेकिन आज रात उनके पास बैंगन नहीं थे, इसलिए वह खोर्स बनाएगी। अदे में और पीली मटर का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने काट कर बारीक कर दिया। एक के बाद एक कई कहानियां सुनाने लगी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने क्लेयर से खुलकर बोलना शुरू किया और मिस्टर बैटमैन की केंद्र में टैंगो नृत्य की कक्षाएं शुरू करवाने के लिए अभियान चलाया था और व्हीलचेयर पर बैठे-बैठे भी उनमें भाग लिया था। कैसे उन्होंने अवसाद, चिंता और हानि के प्रभावों के बारे में हर वह लेख पढ़ा था, जो उन्हें मिल सकता था। वह अपनी माँ की स्थिति के बारे में और अधिक जानने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर उनका जन्म किसी और जगह और किसी और समय में हुआ होता, तो शायद उनका निदान और इलाज हो पाता। वह थोड़ी देर रुकी। केंद्र में रहने वाले सभी लोगों में से उनसे ही मेरा सबसे गहरा जुड़ाव था। वह अपनी कहानियां साझा करना चाहते थे और मुझे वे कहानियां बहुत पसंद आईं। मुझे उनकी दयालुता बहुत ही अच्छी लगी। अंत में उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया। रोया उन्हें सोते हुए, सांस लेते हुए बिस्तर से उठी थी। उसी शाम उनकी बेटी के आने पर उनका निधन हो गया। वह उनके साथ बिस्तर पर बिताए उस आखिरी पल के लिए, उन दोनों के अकेले रहने के उस समय के लिए हमेशा आभारी रहेगी। वह क्लेयर की भी आभारी रहेगी, जिसने उसे यह समय दिया, और वाल्टर की भी, जिसने उसके रास्ते में बाधा नहीं डाली। हेलो, वाल्टर की आवाज़ लॉबी में सुनाई दी। हम यहाँ हैं, रोया खुशी से चिल्लाई। पता नहीं क्यों बहमन की मौत की खबर के बाद वह इतनी खुश कभी नहीं हुई थी। सच में, बहुत दिनों बाद इतनी खुश हुई थी। क्लेयर के साथ रहना अच्छा लग रहा था। शायद खोरे से आती केसर की खुशबू उसे एक अलग ही नशा दे रही थी। जारी हमेशा कहती थी कि केसर एक प्राकृतिक अवसाद रोधी है। ओह, और कामोत्तेजक भी बहन। आधा चम्मच केसर एक मग गर्म पानी में घोलकर पी लो और वाल्टर के खाने में भी थोड़ा ज़्यादा डाल देना। वाल्टर रसोई में आया। अच्छा, तो हमारे पास क्या है? यहाँ। उसने रोया की ओर देखा, फिर क्लेयर की ओर और फिर से रोया की ओर। रोया, इस घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं सोच रहा था कि बाहर कार खड़ी किसकी है। हेलो क्लेयर। हेलो मिस्टर आर्चर। मुझे लगा था कि घर आकर मुझे फिश स्टिक्स मिलेगी, जो कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, वाकई बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन क्या मुझे स्वादिष्ट खोरसे की खुशबू आ रही है? मेरे पास एक बेहतरीन सहायिका थी। मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहती थी। मज़ेदार बात यह है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। देखो, मैंने किसे अपने ड्राइववे में आते हुए देखा। काइल का चेहरा ठंड से लाल हो गया था जब वह घर में दाखिल हुआ, और जाहिर है उसने मोजे पहन रखे थे, क्योंकि उसकी माँ ने उसे घर के अंदर कभी जूते न पहनने की सीख दी थी। क्लियर से जूते उतारने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। पहली बार जिद करना थोड़ा अजीब लगता। काइल के कुछ दिन व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि उसके गालों पर हल्की दाढ़ी थी, लेकिन वह उस पर हमेशा जचती थी। ओह, उसका यह बेटा कितना सुंदर था। काइल। रोया दौड़कर अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ी। कैसी हो माँ? ओह काइल, ये क्लेयर है। ये वह केंद्र की प्रशासक का नाम लेने ही वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। ये मेरी दोस्त है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। काइल आगे बढ़ा और क्लेयर से हाथ मिलाया। क्लेयर का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। वाल्टर ने प्लेटें और कटलरी लगाई और काइल ने पेय पदार्थ बनाए। चारों रसोई की मेज पर बैठ गए और कुछ खोर्स खाया। चावल और स्टू की खुशबू पूरे घर में फैल गई। वह हर मायने में पूरी तरह से घर में थी। उन्होंने अपना घर
छोटा नहीं किया था, ना ही किसी सहायता प्राप्त आवासीय केंद्र में गए थे। हालाँकि जारी हर मौके पर उसे इस बारे में टोकती रहती थी। रोया को अपनी रसोई, अपने बर्तन, अपनी खाना पकाने की किताबें, अपनी आराम कुर्सी, अपने बड़े शयन कक्ष का आराम, अपने पिछवाड़े की सुंदरता चाहिए थी। वह जब तक हो सके अपने घर में रहना चाहती थी। क्या वह और वॉल्टर भी किसी केंद्र जैसी जगह पर रहने लगेंगे? वह इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। कोर्स में खट्टा और मीठा स्वाद बिल्कुल सही था। चावल सुगंधित और स्वादिष्ट थे। सभी स्वाद आपस में पूरी तरह से घुल मिल गए थे। आज रात वह वाल्टर और काइल के साथ और उस प्यारी युवती के साथ भोजन साझा करके खुश थी, जो अब मुस्कुरा रही थी और तहदीक चबा रही थी। काइल ने खाना चट कर लिया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता माँ, धन्यवाद। जब वाल्टर क्लेयर को उसका कोट पहनने में मदद कर रहा था, तब काइल ने लॉबी में अपने जूते पहने और कहा, सीढ़ियों पर ध्यान देना, ये फिसलन भरी हो सकती है। हे भगवान, तुम्हारे दोनों में से किसी के पास दस्ताने नहीं हैं। तुम्हारे हाथ जम जाएंगे, रोया ने कहा। रोया और वाल्टर दरवाजे के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और क्लेयर और काइल को अपनी अपनी कारों में बैठकर जाते हुए देखते रहे। कैसी हो? वाल्टर ने दरवाजा बंद करने के बाद पूछा, जब फिर से वे दोनों ही रह गए थे। आश्चर्यजनक रूप से ठीक। और सेवा? उनके बच्चे वाकई बहुत खास थे। ठीक है, फिर मैं रसोई के काम खत्म कर लेता हूँ। आप ऊपर जाइए, योजना ठीक लग रही है। अपने शयन कक्ष में रोया उस आराम कुर्सी पर बैठी थी, जिसने उस झूला कुर्सी की जगह ले ली थी, जहाँ उसने पहली बार मैरीगोल्ड को पाला था। इस सर्दी की शुरुआत में उसने कभी नहीं सोचा था कि अतीत की यादें उसे झकझोर देंगी, कि उसे दूसरी दुनिया का वह लड़का मिल जाएगा, कि वह सचमुच केंद्र जाकर उससे बात करेगी। उसने सोचा था कि उसकी पूरी तरह से बंद जिंदगी में कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन बेशक ऐसा हमेशा हो सकता था। बेशक इसके लिए भी देर नहीं होती। कुछ महीने पहले अगर किसी ने उससे कहा होता कि वह फिर से बहमन असलान के बगल में बैठेगी, उसकी आवाज सुनेगी, उसकी बातों पर चर्चा करते हुए जिन्हें बहुत पहले भुला दिया गया था, तो वह यह यकीन न करती, तब वह यह ना समझ पाती कि समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। न अतीत है, न वर्तमान, न भविष्य। रोया आज जो स्त्री थी वही थी, और स्टेशनरी की दुकान में काम करने वाली 17 वर्षीय लड़की हमेशा वही थी। वह और बहमन एक थे। वह और वॉल्टर एक हो चुके थे। काइल उसकी आत्मा था और मैरीगोल्ड कभी नहीं मरेगी। अतीत हमेशा मौजूद रहता है, कोनों में घात लगाए बैठा रहता है। जब आपको लगता था कि आप बढ़ चुके हैं, तभी वह आपको आंख मारता है और अंदर से आपके अंगों को जकड़े रहता है। बाद में रोया नीले गोल बक्से को खोलती और एक एक करके चिट्ठियां निकाल कर पढ़ती। वह देखती कि उसने सालों पहले बहमन को क्या लिखा था, और वह अतिरिक्त चिट्ठी भी देखती जो उसने नहीं लिखी थी, लेकिन उसकी आवाज में उसकी लिखावट जैसी उसी की लिखी हुई थी। बहमन को वह जानती थी कि किसी ने उसमें वह अतिरिक्त चिट्ठी डाल दी थी, जिसमें उसने बहमन से कहा था कि वह उसे फिर कभी नहीं देखना चाहती। वह बहमन की भी कई चिट्ठियां पढ़ती जो उसने सालों से उसे लिखी थी, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने बारे में, अपने दिनों के बारे में। वे चिट्ठियां जो उसने कभी नहीं भेजी थी, लेकिन उसके बचपन की चिट्ठियों के साथ इन नीले गोल के बक्सों में सहेज कर रखी थी। उसने उस बॉक्स में बहमन द्वारा डक्सटन सेंटर में उनके पुनर्मिलन के बाद उसे लिखा गया आखिरी पत्र भी डाल दिया। बर्फ पिघल जाएगी। वसंत ऋतु के पहले दिन फारसी नववर्ष के उपलक्ष्य में वे पर्दे धुलवाएंगे और खिड़कियां साफ करवाएंगे। वे घर को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह साफ करेंगे और पुनर्जन्म और नवीनीकरण का जश्न मनाओ। उसने ईरान में अपने माता पिता के बारे में सोचा, जो उसके इस बेटे को कभी भी नहीं जान पाए थे। उसने कैलिफोर्निया में जारी और जैक,
उसके बच्चों और सभी पोती-पोतियों के बारे में सोचा। उसने जहांगीर के बारे में सोचा, जो बहमन के साथ टैंगो नृत्य करते हुए ईरान-इराक युद्ध में शहीद हो गया था। उसे तख्तापलट का दिन याद आया, कैसे वह उस दिन चौक पर खड़ी थी, जब देश उसके चारों ओर बिखर रहा था। उसने उन सभी पलों के बारे में सोचा, जब उसका देश गर्व और आशा से भर उठा था और फिर भय और दमन में ढह गया था। शायद एक दिन यह स्वतंत्र होगा। उसने उस बेटी के बारे में सोचा, जो आज रात उसके साथ इस रसोई में होनी चाहिए थी, और उस व्यक्ति के बारे में सोचा, जिसके साथ वह जीवन के अंतिम दिन बिस्तर पर लेटी थी। अचानक उसका प्यार उसके लिए, वाल्टर के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो चले गए और जो रह गए, उमड़ पड़ा।